नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल द विश्लेषक में। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जो 60-40 आधारित नियोजन नीति पर जो भर्ती के विज्ञापन आने शुरू हो गए हैं, उसका जो सबसे ज़्यादा नुकसान है वो किसको झेलना पड़ेगा। साथ ही साथ जो आजकल खबरों में ये बना हुआ है कि जो जिलावार आरक्षण रोस्टर का जो खबर और जो PDF हम लोगों के सामने आया, जिसमें साफ साफ ये प्रतीत होता है कि 7 जिलों में OBC को 0% आरक्षण मिला है। इसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जैसा कि आपको पता होगा कि 60-40 वाली नीति के विरोध में फिर से आंदोलन की एक तैयारी हो रही है, उस बारे में भी चर्चा करेंगे। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखें और कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने सुझाव ज़रूर कमेंट में दें, ताकि मैं आगे आप लोगों के रिलेवेंट और वीडियो बना सकूं। बने रहिए। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि आखिरकार इस 60-40 वाली नियोजन नीति के आधार पर होने वाली परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होगा, उसके संदर्भ में मैं आपको ये चीज़ें प्रमाण के रूप में आपके सामने दिखाना चाहूँगा। ये कल आया हुआ जो नोटिफिकेशन था लैब असिस्टेंट का, उसी के नोटिफिकेशन का एक स्क्रीनशॉट है। आप जा करके इसका PDF डाउनलोड करके वेबसाइट से देख सकते हैं। ये उसी का नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट है। जो मैं बात यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ, वहाँ पे देखिए साफ साफ है कि ये जो मुख्य परीक्षा होगी, जैसा कि सरकार ने पहले बता दी थी कि अब एक चरण में परीक्षा ये लेंगे, तो जाहिर सी बात है कि अब सीधे मुख्य परीक्षा होगी। मुख्य परीक्षा जो है वो पेपर 1 और पेपर 2 में कंडक्ट कराई जाएगी। पेपर 1 100 अंकों का होगा और पेपर 2 300 अंकों का होगा, ठीक है। तो जो मेरिट होगा वो पेपर 2 के अंकों के आधार पे बनेगा। अब आपको मैं बताता चलूँ कि पेपर 1 में क्या प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर 1 में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान के होंगे और 50 प्रश्न हिंदी के होंगे। इन्हीं 50 सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के बीच ही झारखंड से संबंधित भी प्रश्न होंगे। लेकिन सबसे शॉकिंग चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप जो शॉकिंग सबसे ज़्यादा चीज़ है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पेपर 1 जो होगा वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, यानी कि 100 में से 33 नंबर ही प्राप्त करना ज़रूरी है और उससे ज़्यादा आप कितना भी नंबर लाएंगे वो काउंट नहीं होगा। और जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगा वो पूरी तरीके से पेपर 2 के आधार पर बनाया जाएगा। और दूसरी चीज़, इस पूरे एग्जामिनेशन में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब ये पूरा चीज़ बताने के पीछे का संदर्भ मैं आपको एक बताता चलूँ कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि पेपर 1 में जहाँ पर झारखंड का वेटेज दिया गया है, उन 100 अंकों के अंदर जो 50 अंक का GK है उसके अंदर झारखंड होगा। बाकी के 50 अंक सामान्य हिंदी के होंगे और बाकी उन 50 में जो GK वाले में हैं उसमें बाकी नॉर्मल GK होंगे। अब एक गैर झारखंडी छात्र के नज़र से अगर इसको देखा जाए, अगर मान लीजिए कि मैं झारखंडी नहीं होता और मैं किसी दूसरे राज्य का होता और इसको फॉर्म को भरना होता, तो मैं इस परीक्षा में क्या देखता। मुझे सीधा सीधा दिख रहा है कि यहाँ पर राज्य स्पेसिफिक कुछ नहीं पढ़ना है। दूसरा चीज़ देख रहा है कि कोई भी भाषा का यहाँ पे बैरियर नहीं है। तो मुझे साफ साफ है कि अगर पेपर 1 के एग्ज़ाम में मैं 50 में हिंदी में 30 ले आऊँ और इस 50 GK में भी 10 ले आऊँ तो मैं आराम से पेपर 1 क्वालिफाई कर जाऊँगा। और रही बात पेपर 2 की, वो तो ट्रेड स्पेसिफिक है। वो तो अगर कोई भी अभ्यर्थी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहा होगा तो हर राज्य में सिलेबस सेम है, हर राज्य में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वही पूछी जाएगी, तो वो बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। तो मतलब कि सीधा सीधा दिख रहा है कि एग्ज़ाम के पैटर्न में भी ऐसा कोई बदलाव नहीं दिख रहा है जिसके वजह से बाहर के अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का बैरियर लगाया जा सके। तो जो मैंने शुरू में आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार 60-40 वाली नियोजन नीति के आधार पर सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा, तो सबसे ज़्यादा नुकसान उन अभ्यर्थियों को होगा जो टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं। अभी JSSC JEE का भी नोटिफिकेशन आना बाकी है और साथ ही साथ जितनी भी टेक्निकल बहाली है, जैसे टीचर वाली बहाली हो गई, इन सारी बहालियों में सबसे ज़्यादा नुकसान झारखंड के युवाओं का ही होगा। क्योंकि साफ साफ आप देख सकते हैं कि 2 ही पेपर का एग्जामिनेशन है, जिसमें पेपर 1 क्वालिफाइंग है। झारखंड का वेटेज अगर कोई बिना झारखंड पढ़े भी चले जाए तब भी 100 में 33 नंबर ला सकता है। और रही बात मेरिट की, तो वो तो पेपर 2 पे बनेगा, उसमें भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। और पेपर 2 में भी कहीं झारखंड स्पेशल या झारखंड स्पेसिफिक या किसी भाषा या कल्चर का कोई भी बैरियर जो है वो नहीं लगाया गया है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि 60-40 वाली नियोजन नीति का सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर किसी को पड़ेगा तो वो टेक्निकल अभ्यर्थियों के ऊपर पड़ेगा। अब चलिए बात करते हैं OBC रिजर्वेशन वाले मामले के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये संकल्प जो है 17/3/2023 को झारखंड सरकार के द्वारा जारी किया गया, जिसके बाद से अखबारों के माध्यम से ये खबरें निकल कर के आईं कि 7 जिलों में जो OBC का आरक्षण है वो 0% कर दिया गया है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो आरक्षण रोस्टर है ये वर्तमान सरकार के द्वारा बनाया हुआ नहीं है। यही आरक्षण रोस्टर पहले से बना हुआ है और जितनी भी झारखंड में बहालियाँ हुई हैं वो पहले से इसी आरक्षण रोस्टर के आधार पर हुई हैं। और दूसरी चीज़, इस आरक्षण रोस्टर में जो भी प्रावधान किए गए हैं वो जिला स्तरीय जो
जो भी बहाली होगी उस पर लागू होंगे। जैसे कि शिक्षक बहाली, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि वो जिला स्तरीय होती है, तो उसमें जाहिर सी बात है कि ये लागू होगा। तो आप पूछेंगे कि सरकार ने अभी क्यों निकाला। जैसा कि आपने, अगर आप अखबार पढ़ते होंगे तो आपको 2 महीने पहले की जानकारी मिली होगी कि जब जगन्नाथ महतो शिक्षक बहाली की बात कर रहे थे, तब अखबारों के माध्यम से सामने आया था कि जो आरक्षण रोस्टर जिला के द्वारा उपलब्ध कराया गया है, उसमें ईडब्ल्यूएस आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है। चूँकि ईडब्ल्यूएस आरक्षण 2019 में लागू हुआ और ये आरक्षण रोस्टर बहुत पहले से चला आ रहा है, तो उसमें संशोधन करते हुए ईडब्ल्यूएस आरक्षण को नहीं जोड़ा गया था। इसलिए वापस से इस सरकार ने जो पुराना आरक्षण रोस्टर था उसको जस के तस रखा और उसमें बस 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण को जोड़ करके फिर से ये आरक्षण रोस्टर जो है उसको निकाल दिया। अब इस पर मैं डिटेल में आपको समझाता हूँ। ये अखबारों के माध्यम से आपको मिला था, जहाँ पर आप साफ साफ देख सकेंगे कि ऐसे 7 जिले लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, दुमका और खूंटी, इन जिलों में 0% आरक्षण ओबीसी को दिया गया है। और बाकी ये 17 जिलों में 0% आरक्षण है और बाकी के जो 17 जिले हैं, जिसका आप पूरा डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं, आप चाहें तो इसको पूरा मिला करके चेक कर सकते हैं। आपको मिलेगा कि टोटल जब आप आंकड़े को जोड़िएगा तो वो 286 बनता है। तो जब औसत में बांटिएगा, 24 जिलों से अगर भाग दे दिया जाए तो बचता है 11.91%। तो झारखंड में मैं आपको बताता चलूँ कि जो ओबीसी आरक्षण का प्रावधान है, जो पहले से चलता आ रहा है, वो 14% है। लेकिन इस आरक्षण रोस्टर के आधार पर भी अगर देखा जाए तो लगभग 12% के आसपास जो है ओबीसी के आरक्षण की बात होती है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आरक्षण के आंकड़े हैं वो आखिरकार तय कैसे होते हैं। ये देखिए, द इकोनॉमिक टाइम्स का ये आर्टिकल है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 2001 सेंसस टू बी यूज्ड फॉर रिजर्विंग सीट्स फॉर SC ST। सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये है कि किसी भी राज्य में जो आरक्षण का प्रावधान है, देश में जो भी आरक्षण का प्रावधान है, उसको 2001 के सेंसस के आधार पर, 2001 की जनगणना के आधार पर तय किया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि सिर्फ झारखंड में ही ये स्थिति नहीं है। अगर आप उत्तर प्रदेश को देखिएगा तो वहाँ पर पाइएगा कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब का रिजर्वेशन है वो लगभग 2% के आसपास है। तो जो वहाँ पे जनसंख्या के आधार पर इसको तय किया जाता है। अब देख लीजिए झारखंड में जो वर्तमान स्थिति है वो क्या है। ये द हिंदू का न्यूज़ आर्टिकल है, आप देख सकते हैं साफ साफ कि दो ओबीसी करेंटली गेट्स 14% कोटा इन द स्टेट। ठीक है, और जो बीच में अभी प्रावधान किए गए थे कि हम 27% आरक्षण ओबीसी को देंगे, ये जो ऊपर का आंकड़ा देख रहे हैं, अगर वो चीज़ें लागू हो जाती तब आपको ऐसा मिलता। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो झारखंड में ओबीसी के लिए 14% आरक्षण है। तो जो ये नया आरक्षण रोस्टर है, अगर इसका टोटल औसत भी निकाला जाए तो 11.91% बनता है। इसलिए यहाँ पर सवाल खड़ा होना लाजमी है, क्योंकि जब ऑफिशियली भी 14% आरक्षण की बात है तो आखिरकार रोस्टरों में ऐसा क्यों प्रावधान किया गया कि मात्र 11.91% आरक्षण जो है ओबीसी को झारखंड में मिल रहा है। सवाल खड़ा होने का बड़ा वजह यह भी है, और इस बारे में जो जानकारी है वो जाहिर सी बात है सरकार ही बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर सकती है, क्योंकि पब्लिक डोमेन में जितनी जानकारी उपलब्ध है उन्हीं के आधार पर मैं आपको ये विश्लेषण करते हुए बता रहा हूँ। बाकी जो चीज़ें हैं उसका जो सवाल है वो सरकार से होना ही चाहिए। अब चलते हैं अपने अंत की ओर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस नियोजन नीति के आधार पर जो विरोध हो रहा है उसके लिए फिर से छात्र नेताओं ने 23 मार्च को, यानी कल के लिए एक प्रोटेस्ट को तय किया है, और उसमें कहा गया है कि वो झारखंड विधानसभा का घेराव करेंगे। अब अगर इसके भविष्य के बारे में बात की जाए तो अगर आप जो मेरा मैंडेट है अगर वो जानना चाहेंगे तो मैं साफ साफ कह सकता हूँ कि इस प्रोटेस्ट के बाद भी हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार को जो करना था वो सरकार कर चुकी। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यहाँ पर ये है कि यही सरकार जब 2 तारीख को कैबिनेट से ये नियोजन नीति पास हुई थी तो मैंने और साथ ही कई अन्य चैनल और अखबारों के माध्यम से ये चीज़ें साफ़ हो चुकी थी कि 60-40 वाली नियोजन नीति ही झारखंड में लागू हो गई है। लेकिन लगातार सरकार के मंत्री और विधायक पब्लिक फॉर्म में आकर के, मीडिया के सामने आकर के लोगों को बस दिग्भ्रमित करते रहे कि नहीं, हम ऐसी नीति लेकर के आए हैं कि जो सिर्फ झारखंडियों को मिलेगा। अब मुझे पता नहीं, लेकिन झारखंड में एक बहुत गलत धारणा और एक बहुत गंदा ट्रेंड चल चुका है कि हर ऐसे चीज़ को सेलिब्रेट करना जो कभी वास्तविकता में हुई ही ना हो। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2021 के नियुक्ति वर्ष का ढिंडोरा भी हर जगह पीटा गया, जहाँ आपको पता है कि एक भी नियुक्ति नहीं मिली। 2022-23 के दौरान खतियानी जोहार यात्रा बहुत ज़ोर शोर से सेलिब्रेट किया गया, जो आपके सामने उसका प्रतिफल है। खतियान तो कहीं है नहीं, लेकिन जोहार यात्रा पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है।
तो ये एक बहुत गलत ट्रेंड है और जाहिर सी बात है गवर्नमेंट को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, हर चीज़ें स्पष्ट तरीके से लोगों के बीच में रखनी चाहिए, लोगों को असमंजस में नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन अभी भी जैसा कुछ 2 दिन पहले जब छात्र नेता लोग मिलने गए थे आलमगीर आलम साहब से, तब भी आश्वासन मिला कि नहीं हम आपकी बातों को मान रहे हैं, लेकिन जस्ट दूसरे दिन नोटिफिकेशन आ जाता है जिसमें पूरी तरीके से साफ हो जाता है कि 60-40 आधारित ही जो नियोजन नीति है वो झारखंड में लागू है और उसी के आधार पर जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल सरकार को आत्ममंथन करना चाहिए कि जो खतिहानी ज्वार यात्रा चला रहे थे, जो झारखंडियों की पहचान खतियान के नाम पे कर रहे थे, कम से कम 32 नहीं सही लेकिन पूर्व की सरकार के द्वारा 85 वाली जो खतियान वाली नीति थी उसको तो कम से कम लागू रख देते। कम से कम उसी बहाने झारखंडी छात्रों को, लगभग झारखंडी छात्रों को 99% के आसपास झारखंडी छात्रों को अधिकार मिल जाता। क्योंकि जाहिर सी बात है कि रघुवर दास के कार्यकाल में जाते जाते 2019 में जो नोटिफिकेशन आया था, जिसको मैंने पिछले वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों के सामने प्रमाणित किया कि उस नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ था कि भारत के नागरिक के साथ साथ ही झारखंड का स्थानीय निवासी भी होना जरूरी है। लेकिन पता नहीं सरकार के पास ऐसी क्या मजबूरी थी कि उस चीज़ को टर्न डाउन कर दिया, अपनी नई नीति लाए जो कोर्ट से खारिज हो गई और घूम फिर के 2015 वाली नीति पर आ गए, जहाँ पर 60-40 वाला मामला जो है आपके सामने साफ साफ दिख रहा है। जैसे कि अब नोटिफिकेशंस आना सामने जो हैं वो चालू हो गए हैं, इसलिए मुझे एकदम उम्मीद अब नहीं है कि किसी भी प्रकार के प्रोटेस्ट का कोई भी फ़ायदा होने वाला है। इसलिए दरअसल अब कल ही 23 तारीख है, तो जो लोग सपोर्ट कर सकते हैं वो करें, लेकिन मैं अपनी ओर से यही कहना चाहूँगा कि अभ्यर्थी अब पढ़ाई के लिए और लड़ाई के लिए जुट जाएं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कंपटीशन अब बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाला है। और इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि सरकार नौकरी नहीं देने वाली है, सरकार नौकरियां देंगी, कंप्लीट कराएगी, क्योंकि अब सरकार के पास कोई भी बफर टाइम नहीं बचा हुआ है। सीधे 2024 सामने आ रहा है और उसमें लगातार चुनाव है, इसलिए सरकार के पास फिर समय नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी सीरियस अभ्यर्थी हैं मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि अपनी पढ़ाई पर जोर लगाएं और इस दिशा में और ठोस पहल करते हुए अपनी तैयारी को आगे करते रहें और बाकी की राजनीति और इन सारी चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि जो चीज़ें हमारे हाथ में है नहीं उसके बारे में चिंता करना और अपना सिर फोड़ना वो बेवकूफ़ी होगी। क्योंकि जब इतना वृहद आंदोलन का भी जब कोई असर नहीं हुआ, ट्विटर आंदोलन का भी कोई असर नहीं हुआ, तब मान लीजिए कि सरकार अपने हिसाब से डिक्टेटरशिप के सहारे जो करना चाहती है वो करके रहेगी और बाकी इसमें किसी का कोई इफ़ बट नहीं चलने वाला है। धन्यवाद।